जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को दुनिया की बैक ऑफिस इकोनॉमी कहा जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर बनने की तैयारी कर रहा है। मई महीने में भारत ने एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड जो हाई है वो छुआ है और उसके जो एक्सपोर्ट्स है वो एकदम हाई हो चुके हैं, जबकि ट्रेड डिफिसिट जो है लगभग स्टेबल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन से लेकर यूएई और ऑस्ट्रेलिया तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक नई सीरीज यहाँ पर हमने देखी और भारत को एक $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट के एम्बिशियस टारगेट के और ज्यादा करीब कर दिया है। आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन सवाल सिर्फ जीडीपी का नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत अगले दशक में चाइना के बाद दुनिया का अगला एक्सपोर्ट पावर हाउस बनने जा रहा है। क्या मेक इन इंडिया अब स्लोगन से आगे बढ़कर ग्लोबल ट्रेड का नया इंजन बनने वाला है? इस पूरे विषय को हम विस्तार से समझेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए आज के खास मेहमान हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी, क्या भारत का जो $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य है वो हकीकत बन सकता है, या फिर हम ये कहें कि अभी भी एक एम्बिशियस टारगेट नजर आता है? देखिए अंबर जी, सबसे पहले फिनेंशियल ईयर 2025-2026 के फिगर हम जान लेते हैं। देखिए, जो लास्ट ईयर के जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से देखिए, भारत का टोटल एक्सपोर्ट था $860 बिलियन। उसके अंदर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, जो गुड्स का एक्सपोर्ट था, वो है $441 बिलियन। हमारी सर्विसेज इकोनॉमी का एक्सपोर्ट था $418 बिलियन। टोटल इंपोर्ट हमारा 860 बिलियन था और हमारा टोटल इंपोर्ट था 979 बिलियन। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है ना अंबर जी, इट वाज अराउंड $119 बिलियन। और आज के डेट में आप देख लीजिए कि नए फिगर्स ऑलरेडी कल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो है रिलीज किए हैं। उसके मुताबिक आप देख लीजिए, भारत का 2 महीने का जो एक्सपोर्ट्स है, इट इज $88.91 बिलियन। लास्ट ईयर ये फिगर था $76.59 बिलियन। और उसी के हिसाब से आप देखिए कि टोटल ट्रेड जो है वो पहुंच चुका है अराउंड $162.69 बिलियन। लास्ट ईयर ये फिगर था $141.89 बिलियन। तो तकरीबन कुछ 15 से 17% की जो ग्रोथ आई है हमारे एक्सपोर्ट्स में आई है। देखिए, हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है, हमारा इंपोर्ट भी अराउंड 20% बढ़ा है। पर सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि इस साल अप्रैल और मई के अंदर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। उसके कारण हमारा रुपया लुढ़का है। हमारे रुपया लुढ़कने के बाद जो क्रूड ऑयल था, जो 60 और $65 का था, वो पहुंच गया $95-100। तो लाजमी था कि हमारा जो क्रूड जो हमारा इंपोर्ट्स है वो भी बढ़ेगा। पर सबसे बड़ी रिमार्केबल बात आप देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट्स, इट इज $162 बिलियन इन 2 मंथ्स। तो तकरीबन आप लगा लीजिए $81 बिलियन पर मंथ का एवरेज आ रहा है। और अगर हम सेम ट्रेजेक्ट्री अगर मेंटेन करें तो हमारा टोटल हमारा एक्सपोर्ट्स फॉर द ईयर कैन टच $1 ट्रिलियन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो ईरान और इजराइल के बीच में अभी सीजफायर की बात हो रही है। सीजफायर होने के बाद आप देखेंगे कि क्रूड के दाम कम होंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग होगा, उससे हमारा इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट जो अभी रुक चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर वो भी चालू हो जाएगा। इससे आप देखेंगे कि फ्यूचर में हमारा जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है। और इसमें आप ये देखिए कि अभी जो ट्रेड अग्रीमेंट्स है, अभी हमने सिर्फ ट्रेड अग्रीमेंट्स ऑपरेशनलाइज किए हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक हमने किया है। ये वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये 5 देशों का है जिसको हमने अभी तक ऑपरेशनलाइज किया है। अभी तो हमें ऑपरेशनलाइज करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके, विद यूरोपियन यूनियन और बाकी कंट्रीज के साथ भी। सबसे बड़ी बात है कि अभी ट्रेड डील के लिए यूएस का डेलीगेशन जो है जून 22 को भारत आ रहा है। भारत के साथ अमेरिका का भी ट्रेड डेलीगेशन चलने वाला है। अम्बर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये बता देता हूं कि सरकार ने जो पीएलआई स्कीम दी है, इस साल हमने जो कंपोनेंट जो एक्सपोर्ट किया है, चाइना को हमने कंपोनेंट एक्सपोर्ट किए हैं वर्थ 35,000 करोड़।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारा जो पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे नजर आ रहा है। आज हमने पीएलआई स्कीम दिया है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, हमारे गारमेंट्स जी के अंदर दिया है, बाकी की टॉयज सेक्टर में सब जगह हम दे रहे हैं। इसका बेनिफिट हमको साल 2 साल में नजर आ रहा है। और अब ये देखिए फिगर्स बता रहे हैं, डेटा बता रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट 18% बढ़ा है। और ये एक तरह से भारत के एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग बेस के अंदर बढ़ने की एक तरह से प्रूफ है। दिस इज अ प्रूफ ऑफ इंडिया ग्रोइंग मैन्युफैक्चर बेस। सर्विस में तो हम ग्रो कर ही रहे थे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस भी बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन रमेश जी, क्या China+1 जो स्ट्रेटेजी है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत उठा पाएगा? देखिए, भारत अभी जो चाइना से इंपोर्ट करता है, हमारा 100 बिलियन प्लस डॉलर्स का उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। हम उनके साथ अभी इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं जो, और उसको यहाँ पर थोड़ा वैल्यू एडिशन करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत सरकार ने उसी के मद्देनजर आप देखिए पीएलआई स्कीम लॉन्च किए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर, पीएलआई स्कीम लॉन्च किए सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। और उससे आप देखिए कि अभी देश के अंदर डेटा सेंटर्स लगने वाले हैं, और उससे जो डेटा सेंटर्स लगेंगे हमारे सर्विसेज के भी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ये जो $1 ट्रिलियन है ये एक तरह से नॉर्मल हो जाएगा अंबर जी फ्रॉम नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। अभी तो हम अचीव करेंगे, पर सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड नॉर्मलाइज हो जाएगा, सप्लाई रूट्स जो हैं वो धीरे धीरे एक तरह से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट वो कम हो जाएगा। देश के अंदर आप देखिए कि कैसे हम ग्रेट निकोबार टर्मिनल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके कारण ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा निकोबार आइलैंड में भी, तो वहां पर भी वी विल बी शेविंग प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज। ऊपर से आप ये भी देखिए कि भारत के लोग बाहर से रेमिटेंसेस भी कर रहे हैं। ये एक तरह से आप समझ लीजिए भारत का जो स्वर्णिम युग है वो स्टार्ट होने की एक तरह से ये एक तरह से स्टार्ट है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, and this is possible only due to the PLI scheme introduced by the Prime Minister Modi ji in his third term। और ये आप देखिए कि सेमीकंडक्टर सिटी बन रही है धोलेरा सिटी में, और सेमीकंडक्टर्स का जो है वो सिर्फ गुजरात में नहीं बन रहा है, वो उड़ीसा में बन रहा है, वो अभी आसाम में भी बन रहा है। अभी तक तो बंगाल की स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है, बंगाल में बीजेपी ने महीने भर पहले ही जीत चालू की है, उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। इवन बंगाल विल ज्वाइन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। तो ये एक तरह से आप देखिए कि एक कंप्लीट टर्न अराउंड होने की एक तरह से पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। बीजेपी ने इतने सारे जो एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, इतने सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए हैं, जब आप सड़कें जब एक्सपैंड होती है, आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है, और जब आप डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाते हो, जैसे दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर, और बाकी जगह भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करते हो, उससे क्या होता है आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स मिलता है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। मानता हूं कि हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, पर इंपोर्ट्स को भी कर्टेल करने की बात हो रही है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात हो रही है, और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ इंडिया इज गेटिंग एक्सपेंडेड। बिल्कुल। तो उमेश जी, जब दुनिया जो है वो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रही है, तो क्या भारत है वो उसका फायदा उठा पाएगा, या फिर ये कहेंगे दूसरे शब्दों में कि क्या उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है? डेफिनेटली बन रहा है भारत। आप ये देखिए कि भारत के सब लोग भारत के साथ आके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अमेरिका इतना भारत को खरी खोटी सुनाता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पर अंत में उसको मालूम है कि भारत के बगैर उसका भी नहीं चलने वाला। मार्को रूबियो आए थे भारत में, वो जाके जैसे है उन्होंने भारत की सरकार को हटाने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं, पर वो विफल हो रहे हैं। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, यहाँ पर आके बोलते हैं कि हम भारत को एनर्जी ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका ने क्या किया, आप ये देखिए कि गल्फ वॉर के अंदर, मिडिल ईस्ट के वॉर के अंदर, वहां पर जितनी भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, और उसको वो जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हुई है उसका जो कॉस्टिंग है $59 बिलियन है अंबर जी, और उसको वापस ऑपरेशनल करने में 3 से 5 साल लगेंगे। तो अब जो पीस डील हुई है, अब अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत के साथ रिश्ते करना जरूरी है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी के लिए जरूरी है, और इंडिया रिलायबल है, इंडिया एक तरह से डेमोक्रेसी है, और इंडिया और अमेरिका के बीच में डायस्पोरा भी बहुत स्ट्रांग है। ये एक तरह से आप ये देखिए कि इंडिया इज एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स।
एक ब्रिक्स का मेंबर भी रहकर भी हम एंजॉय कर रहे हैं, एंड आवर अलाइनमेंट विद द G7 एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये दोनों चीज हमारे ट्रेड के ऊपर काम कर रही है। मानता हूं पुशबैक आ रहा है फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम टर्की, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम EU ऑल्सो, पर ये बताता है कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है, और ये प्रोग्रेस हमारे लिए चुनौती बनती रहेगी, क्योंकि जब हम प्रोग्रेस करेंगे, वेस्टर्न पावर्स नहीं चाहते कि हम प्रोग्रेस करें, पर भारत प्रोग्रेस करेगा, और हर फील्ड में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट देख लीजिए, 10 साल पहले इट वाज 686 करोड़, लास्ट ईयर जो साल गया है उसमें 38,000 करोड़ का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। दिस इज फिनोमिनल। और अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो हमने शांति एक्ट पास किया है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर वहां पर भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स चाहता है, फ्रांस चाहता है, अमेरिका चाहता है। दैट इज अ $300 बिलियन मार्केट। और आप ये भी देखिए, मार्को रूबियो के साथ 20 इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे जो भारत के अंदर स्मॉल मीडियम रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाना चाहते हैं। और डेटा सेंटर्स को आपको अगर कांस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम सोलर पैनल्स एंड अदर सोर्सेस। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और भारत जो है, अभी जो हमारा पावर प्रोडक्शन थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी 8 गीगावाट्स है, उसको 100 गीगावाट्स करना चाहते हैं बाय द ईयर 2047। तो ये सब जो मोदी जी का प्लान है, जो विजन है, ये काम चल रहा है अभी। तो अभी तो क्या है, इन्वेस्टमेंट लग रहा है, पर जब ये इन्वेस्टमेंट्स 2027 और 2028 में कंप्लीट करेंगे, भारत में ग्रोथ होने वाला है इंडस्ट्री का, और भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर भी ग्रोथ करेगा। देखिए, हमने कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किया चाइना को 35,000 करोड़, ये डेटा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, डेटा बता रहा है। $162 बिलियन, मतलब आप 2 महीने में देख लीजिए, पर मंथ हम $81 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और सर्विस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। और उसी मद्देनजर अगर हम कैलकुलेट करें तो वी विल बी नियरिंग अराउंड 1 ट्रिलियन। और जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और साइन होगा बाकी कंट्रीज के साथ, सब जगह हमारा जो है डंका बजेगा। एक एरिया है जिसमें भारत बहुत आगे बढ़ सकता है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स। और आप ये देखिए कि सरकार ने अभी PLI स्कीम दी है, उसमें 7100 करोड़ की रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। फ्रांस के साथ भी हमने क्रिटिकल मिनरल्स की बात की, अमेरिका के साथ भी बात की, रशिया से भी बात की है। तो वहां पर भी देश के अंदर माइनिंग सेक्टर बढ़ेगा और मैग्नेट्स बढ़ेंगे। चाइना +1 स्ट्रेटेजी के हिसाब से भारत विल बी बेनिफिशियरी ऑफ द पैक्स सिलिका ग्रुप के अंदर भी भारत को रखा गया है। तो ये सब डेटा बोल रहा है अंबर जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और हमारे जो, लेकिन उमेश जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि क्या इंडियन कंपनीज जो है वो क्वालिटी, स्केल और कॉम्पिटिटिवनेस में चाइना और वियतनाम को टक्कर देने के लिए तैयार है? डेफिनेटली तैयार है, पॉसिबिलिटी है। मोदी सरकार है तब पॉसिबिलिटी लग रहा है। अगर कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो वो पूरा चाइना की तरफदारी करेगी। 2008 में उन्होंने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, राहुल गांधी ने साइन किया है विद द CCP। उसके अभी तक जो उसका फुल डिस्क्लोजर नहीं हुआ है पब्लिक के सामने। पर ये आप देखिए कि मोदी सरकार जो है देश के अंदर एक्सप्रेसेस बैठा रही है, इंडस्ट्रीज बैठा रही है, PLI स्कीम दे रही है, टेक्सटाइल इंपोर्ट्स जो हमारा अभी $19 बिलियन है, अगले 5 साल में बताया जा रहा है कि $35 बिलियन हो जाएगा। देश के अंदर एक तरह से बूम आ चुका है। काम है अंबर जी, जहां पर काम चाहिए काम है लोगों के पास, पर लोग काम करना नहीं चाहते। आज सब लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब मिल जाए, हमको जॉब मिल जाए सरकार से, एक तरह से हम कंप्यूटर पे बैठ के लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं। Nobody wants to do the blue collar job। कोई भी जाके धूप में जाके फील्ड वर्क नहीं करना चाहता, सब अपने जहां पर अपने घर पे बैठना चाहते हैं। और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा भारत के अंदर, जो भारत के गांव के अंदर जो डेवलपमेंट आएगा, वो आएगा ब्लू कॉलर जॉब से, जिनको प्लम्बिंग की नॉलेज है, इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है, जिनको जो स्किल्स है वो जरूरी है। ये सब चीज आपको, ये एक तरह से सिटीज के अंदर यू विल नॉट फाइंड कारपेंटर्स, यू विल नॉट फाइंड प्लम्बर्स, यू विल नॉट फाइंड इलेक्ट्रिशियंस, पर ये सब चीज आपको गांव और देहातों में आज भी है, 2nd टायर 3 टायर सिटी में वहां पर मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा ग्रोथ आएगा भारत के इन सेक्टर्स में। ब्लू कॉलर जो इकोनॉमी है वो ग्रो होगी। और अभी जो आपको मैं ये भी बता देता हूं कि अभी जो डेटा सेंटर्स लगेंगे उसमें $100 बिलियन का प्लस का इन्वेस्टमेंट्स का टारगेट है। $100 बिलियन में बता देता हूं 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। उसके अंदर वायर्स लगने वाले हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लम्बर्स और एक तरह से कूलिंग इक्विपमेंट्स, इतने सारे चिप्स लगेंगे। वहां पर आपको इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, वहां पे आपको प्लम्बर्स चाहिए, वहां पर आपको काम करने वाले लोग चाहिए।
भारत में अबंडेंस में है, भारत का मैन पावर अबंडेंस में है, ग्रोथ वहां पर आएगी। और यहाँ पर लोगों को समझने वाली बात है कि भारत के अच्छे दिन आ रहे हैं, बस विदेशी ताकत जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मार्को रूबियो है, जब वो जनरली वो आना चाहिए, दिल्ली में आना चाहिए, इस बार वो कलकत्ता क्यों गए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी से क्यों मिल रहे थे? फिर बाद में अमेरिका में लोग वहां पर क्यों चिल्ला रहे हैं कि भारत एफसीआरए रेगुलेशन के अंदर जो है नए कानून लेके आ रहा है, जिसमें जो एनजीओ है जिनकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में उनकी जो मान्यता है जो रद्द हो गई है, उनके एसेट्स भारत सरकार ले सकती है। नहीं, अगर नहीं लेगी तो वो एसेट्स को यूज किया जाएगा भारत के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को डिरेल करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ग्रोथ की बात कर सकते हैं तो हमें एक तरह से ये भी बात करनी चाहिए कि कौन से फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हमारी ग्रोथ भी डिरेल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अंबर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 उमेश जी, मैं ये बोल रही हूँ कि उमेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या उमेश जी सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस और जो ग्रीन एनर्जी है उस सेक्टर में भारत जो है वो अगली एक्सपोर्ट रेवोल्यूशन की नींव भी बन सकता है क्या? डेफिनेटली बन रहा है, और जितनी भी पीएलआई स्कीम्स दी है वो इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो हम भारत में बनाना चालू कर रहे हैं। ये सब इंडस्ट्रीज के लिए अभी ऐसा हो गया कि चाइना रेस्ट्रिक्ट कर रहा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। वो बोल रहा है अपनी कंपनीज को कि आप टेक्नोलॉजी मत दीजिए भारत को। तो भारत ने अभी रशिया के साथ पैक्ट किया है, और अभी आप देखिए अमेरिका भी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है, जापान भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। जापान ने एक तरह से $70 बिलियन का कमिटमेंट दिया है भारत के अंदर इन्वेस्ट करने का। सनई तकीची जो है, जो जापान की प्राइम मिनिस्टर है, शी इज कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट मंथ। और आप भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने वाले हैं। देखिए अभी हमने न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये आप देख लीजिए कि जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो देश का नेतृत्व करते हैं, वहां पर पॉलिसी की बात करते हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी लाने की बात करते हैं, और देश के अंदर इंडस्ट्रीज लाने की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंबर जी, ये आप समझ लीजिए। मोदी जी जो है इज अ मैन ऑन अ मिशन। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग यहाँ पर उनके बारे में क्या बोले, वो कैसे करते हैं। उन्होंने अपना एक तरह से मकाम बनाया है विश्व के अंदर। आज की डेट में अगर कोई नेता है जिसको दोनों तरफ से, मतलब ब्रिक्स ग्रुप और वहां पर G7 ग्रुप और ग्लोबल साउथ में इक्वली ट्रस्ट किया जाता है, वो प्रधानमंत्री मोदी है। क्या आप ट्रंप पे ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप मैक्रोन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप कीथ स्ट्रामर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप जर्मनी के जो चांसलर है उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, सनई तकीची जो है वो भारत के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, जो G7 की मेंबर है। मेलानी जो है वो भारत के ऊपर ट्रस्ट कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत को बताते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये सब चीज बताता है कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज द न्यू इंडिया जो मोदी जी ने रखा है। और आप देखिए भारत के अंदर मोदी जी को हटाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको 2.2 कम से कम 2 करोड़, उनको एक तरह से 22 मिलियन फॉलोअर्स मिले थे, पर आप जब वो दिल्ली में आते हैं उनको हजार भी सपोर्टर्स नहीं आते ग्राउंड के ऊपर। तो ये बताया जाता है कि भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन जो है रेजिम वो चालू हो चुकी है। जॉर्ज सोरोस, CIA और बाकी जो जितने भी डीप स्टेट के एक्टर्स हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। वी हैव टू बी हमें इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तिमोथी फाउंडेशन के अंदर बताया गया था कि 100 करोड़ के ट्रांसफर हुए यूएस के डेबिट कार्ड्स के थ्रू। तो ये चलता जा रहा है और हमें एक तरह से सावधान रहने की जरूरत है फ्रॉम दिस 5th जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें देश की जनता को भड़काया जाएगा। जो रेजिम चेंज श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वैसा ही भारत के अंदर कराने की एक पुरजोर कोशिश की जा रही है। और मोदी जी के खिलाफ एक डेडिकेटेड कैंपेन चलाएंगे, योगी जी के साथ खिलाफ चलाएंगे, RSS के खिलाफ भी चलाएंगे। ये सब चीज एक तरह से डीप स्टेट जो है एक्टिव हो गया है, क्योंकि 2027 के अंदर यूपी असेंबली इलेक्शंस है और 2029 का जो लोकसभा इलेक्शंस है उसका भी बिगुल बज चुका है। ये भी आपको बता देता हूं। पर ग्रोथ स्टोरी जो भारत की है, अगर आपको रखना है तो आपको मोदी जी के लीडरशिप पर भरोसा रखना पड़ेगा।
जी, बिल्कुल। तो दोस्तों हिस्ट्री से भी हमें ये बात तो पता चलती है कि जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे जो देश हैं, उन्होंने अपनी तकदीर जो है वो फैक्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट के दम पर बदली थी। आज भारत भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैन्युफैक्चरिंग पुश और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिलकर एक नए इकोनॉमिक चैप्टर को जन्म दे सकते हैं। $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट सिर्फ एक इकोनॉमिक नंबर नहीं है। ये भारत की जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का रोड मैप है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत कितना एक्सपोर्ट करेगा, सवाल असली ये है कि क्या अगले 20 सालों में दुनिया की जो सप्लाई चेन है, उस पर मेड इन इंडिया का जो दबदबा है वो होगा, जिस तरह पिछले 30 सालों में मेड इन चाइना का रहा है। और इसलिए वैसे भी कहते हैं क्योंकि माँ शक्ति और सिर्फ अपनी जो सेनाओं से नहीं बल्कि अपने कंटेनर्स, फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स जो पोर्ट्स हैं, उससे भी बनती है और शायद आज की जो सदी है, उसका भारत अपनी तकदीर बंदरगाहों और बाज़ारों के ज़रिए लिखने की तैयारी कर चुका है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।